स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप DSSB की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जर्नल पेपर की क्लास लेके आए हैं। सभी पोस्टों के लिए जर्नल पेपर का सिलेबस पूरा सेम ही है, तो आप लोग किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास हिंदी लैंग्वेज से है। हिंदी लैंग्वेज के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 20 नंबर के होंगे। तो हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहने वाला है और किस प्रकार की इसकी क्लासेस चलेंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द, समास। तो यानी कि हिंदी लैंग्वेज का ये सिलेबस रहेगा पूरा। तो आज की क्लास होगी संज्ञा एवं संज्ञा के भेद से संबंधित होगी। जो जो टॉपिक खत्म होता जाएगा उसके मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेशन की वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए पहले देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा ये चलिए देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर वो चीज़ जिसका हम नामकरण कर सकते हैं या छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, हर वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो संज्ञा हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा हवा, तो हवा को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। लेकिन उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हवा को महसूस कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये हवा क्या हो जाएगी? तो हवा हो जाएगी संज्ञा हो जाएगी। तो हवा क्या हो जाएगी? तो हवा हो जाएगी संज्ञा, क्योंकि हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में उपस्थित सारे तारे, उपग्रह, ग्रह सभी को हम लोगों ने कुछ ना कुछ नामकरण उनका कर रखा है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनका नामकरण कर रखा है। इसलिए जिस चीज़ को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या हम उनका नाम रख सकते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब संज्ञा के भेद और प्रकार देख लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे, एक अर्थ के आधार पर विभाजित किया गया है और व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है। तो संज्ञा को अर्थ के आधार पर कितने पर विभाजित किया गया है? तो इसे विभाजित किया गया मुख्यतः 3 पर। वैसे तो टोटल 5 हो जाएंगे। अगर मुख्य पूछेगा तो 3 हो जाएंगे और वैसे नॉर्मल पूछेगा कि कितने भागों में विभाजित किया गया है या संज्ञा के कितने भाग हैं तो वो हो जाएंगे 5। अगर पूछेगा संज्ञा के कितने मुख्य भेद हैं तो वो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। तो संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है यौगिक शब्द, दूसरा होता है ऋण शब्द, तीसरा होता है योग ऋण शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यौगिक शब्द, ऋण शब्द और योग ऋण शब्द। चलिए देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो यौगिक शब्द किस प्रकार होते हैं? तो यौगिक शब्द 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देखिए राज
माता, तो राजमाता को मिलाकर एक शब्द बना दिया, तो ये क्या हो गया, राजमाता हो गया। तो ये कौन सा शब्द हो गया, तो ये हो गया यौगिक शब्द हो गया। इसी प्रकार देखिए रसोई प्लस घर, तो दो शब्दों अलग अलग शब्दों को मिलाकर क्या कर दिया, एक शब्द बना दिया, तो क्या हो गया, रसोई घर। तो यौगिक शब्द क्या हो जाएंगे, जब दो शब्दों को मिलाकर कोई नया तीसरा शब्द बन जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो यौगिक शब्द हो जाते हैं। चलिए ऋण शब्द देख लेते हैं। ये शब्द केवल सिंगल होते हैं, यानी इनको हम तोड़कर लिख नहीं सकते। अगर इनको तोड़कर लिख देंगे तो इनका अर्थ ही नहीं बनेगा, यानी कि दो शब्द ऐसा शब्द होना चाहिए जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। जैसे कि गंगा हो गया, नदी हो गया, किसी का नाम हो गया, तो इनको अगर हम तोड़ के लिख देंगे तो उनका अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए ये सिंगल शब्द होते हैं और इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। चलिए योग ऋण शब्द देख लेते हैं। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो होते तो यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन उनका अर्थ या मतलब ऋण होता है, यानी कि उनका अर्थ कुछ और कहेंगे कुछ और उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे कि और इनका खंड भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लिए चारपाई, तो चारपाई का अर्थ क्या हो जाता है, खाट, लेकिन इसका हम क्या खंड भी तय नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको तोड़कर भी दो शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही हो जाएगा जलज। जलज अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जलज कमल को बोलते हैं। इसको अगर तोड़ के भी लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए योग ऋण शब्द भी यौगिक शब्द होते हैं और इनका अर्थ दूसरा निकलता है। चलिए अब अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा की कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। तो ये मुख्य रूप से ये 3 ही होते हैं। अगर पूछ दे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 बताएंगे। अगर मुख्य रूप से पूछ रहा है तो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये 2 शेष आ जाते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जिसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, द्रववाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा यानी कि मुख्य 3 होते हैं और वैसे तो 5 होते हैं। तो अगर वैसे पूछेगा तो 5 बताएंगे। कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो ऊपर के केवल 3 ही बताएंगे। कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। चलिए आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, साधारण में समझ लीजिए जो यूनिक हो यानी कि जो केवल एक हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आ गया किसी का नाम हो गया तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, या किसी एक चीज़ को बोल दिया टेबल हो गया, तो ये क्या आ जाएगी, सब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई, ये शहर क्या है, ये सब में अपने आप में यूनिक है, यानी कि भारत में एक ही दिल्ली है, एक ही मुंबई है, तो ये क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने बोल दिया ग्रह, ग्रह तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉमन, क्योंकि हम लोगों ने बोला ग्रह, तो ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी कि 8 ग्रह आ जाएंगे, इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। अगर उसी में से हमने बोल दिया पृथ्वी, ग्रह में से बोल दिया, क्या बोल दिया, पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ये कि इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, यानी कि पृथ्वी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी। अगर ऐसे अलग अलग करके हम बोल दें, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, अगर मंगल बोल दिया तो भी क्या आ जाएगी, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अगर हमने ग्रह बोल दिया तो वो कॉमन में चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सारे हो जाएंगे। ऐसे ही हमने बोल दिया सूर्य, तो सूर्य क्या हो जाएगी, उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्योंकि सूर्य तो केवल एक ही है, बाकी सारे तो तारे हैं, इसलिए उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी,
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, जो यूनिक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा और नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा आदि। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो यानी कि कॉमन नाउन, तो जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गई, नदी हो गई, पर्वत हो गया आदि। जैसे कि मान लिया हमने नदी बोल दिया तो ये क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गया, अगर यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर नदी के अंदर सारी नदियां आ जाएंगी, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, ये क्या आ गए, सारी नदियों के अंदर आ गए, तो इन सबको एक ही के अंदर समा दिया, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने, जातिवाचक संज्ञा बोल दिया, यानी कि ये सब एक ही के अंदर आ गए। अगर नदी के अंदर हम बोल दें जैसे कि गंगा किसी का नाम, यानी कि ये यूनिक हो गई, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, तो ये अगर हमने गंगा बोल दिया तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी दिखा रहे हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी एक हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने इसी में बोल दिया गंगा, यमुना, सरस्वती, यानी कि नदियाँ सारी बोल दी, तो वो हो जाएंगी कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के नाम पर। अगर इन्हीं में से हमने अलग अलग करके बोल दिया, जैसे कि मान लो लड़का है तो लड़के के अंदर सारे लड़के हो जाएंगे। अगर इसी में हमने बोल दिया कि लड़का है, उसका नाम क्या है, श्याम है, तो श्याम क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो श्याम में इसको हमने एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी, यानी कि श्याम, उसका एक हमने नाम रख दिया, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार लड़की होगी तो लड़की में हमने जैसे बोल दिया राधा, तो राधा किसी का नाम होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई। अब इसके जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक द्रववाचक संज्ञा होती है और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रववाचक संज्ञा को इसे पदार्थवाचक भी संज्ञा बोलते हैं, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जैसे कि इसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलकर कोई दूसरा पदार्थ बना दिया जाता है। समूहवाचक संज्ञा में दर्शाते हैं समूह, यानी कि कलेक्शन को दर्शाते हैं, जैसे कि आर्मी का यानी कि सेना का समूह हो गया, तो इसमें क्या आ गया, बहुत सारे सैनिक है, तो क्या हो गया, एक समूह हो गया। जैसे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों का समूह हो गया, तो वो क्रिकेट में टीम हो गया, तो टीम में 11 खिलाड़ी हो गए, तो ये क्या हो गया, 11 खिलाड़ियों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये एक बनाती हैं, ये टीम बनाती हैं, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए द्रववाचक संज्ञा का देख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। द्रववाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगी, धातु आ जाएगी, द्रव आ जाएगी, सामग्री, पदार्थ आ जाएंगे, जैसे कि गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, तो ये सब क्या आ गए, तो ये सब सामग्री हो गई, ये सामग्री और ये पदार्थ के अंतर्गत आ गए, इसलिए इसमें क्या आएंगे, इसमें सारे मटेरियल यानी कि पदार्थ आ जाएंगे, तो ये सारे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा को समुच्चयवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सेना, तो सेना हो गया, पुलिस हो गया, पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय में क्या हो जाएंगे, सारी पुस्तकों का समूह हो जाएगा, यानी पुस्तकों का कलेक्शन हो जाएगा, वहीं पर उसे पुस्तकालय बोलेंगे, यानी कि लाइब्रेरी हो जाएगा। दल हो जाएगा, समिति में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, आयोग का भी गठन होगा तो उसमें भी कम से कम 10-12 सदस्य होंगे, तो परिवार में भी बहुत सारे कुल सदस्य होते हैं, इसलिए जहाँ पर समूह की बात हो जाएगी तो उसमें कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा हो जाएगी।
आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हिंदी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 वेद होते हैं। कौन कौन 2 वेद होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। तो अर्थ के आधार पर कितने वेद हो जाते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं। अगर मुख्य रूप से नहीं पूछेगा तो संज्ञा के कितने वेद हो जाएंगे? तो संज्ञा के 5 वेद हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से कितने कौन कौन से वेद होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, वैसे 5 हो जाएंगे। तो 2 और कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अर्थ के आधार पर हो गए। और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 होते हैं। कौन से होते हैं? ऋण शब्द और यौगिक शब्द, और एक कौन होते हैं? यौगिक ऋण शब्द होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा तो जब हम अगली क्लास में इससे संबंधित 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों को वहां से फिर से रिवीजन कराते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बचे हुए डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि अगली वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।